नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये, निवारक निरोध कानून हमें देखने को मिलता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि अभी तक जो है वो किसी ने कानून नहीं तोड़ा, किसी ने अभी तक क्राइम नहीं किया, राइट, किसी प्रकार का गुनाह नहीं किया, बट फिर भी उन्हें रोका जाता है जिससे कि वो गुनाह ना करें। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, निवारक निरोध जो है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए उसको भविष्य में अपराध करने से रोकने और या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में रखना, मतलब कि कैद करना शामिल होता है, कि सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर में किसी प्रकार के क्राइम ना कमिट करे या फिर किसी प्रकार के फ्यूचर प्रोसिक्यूशन से एस्केप ना हो, तो इसलिए उसे जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 क्लॉज 3B जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसने अलाउ किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो हाँ, लिखा हुआ है। कहां पर? आर्टिकल 22 क्लॉज 3B आपको ध्यान में रखना है। और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, राइट, और किस पर्पस के लिए? स्टेट की, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के पर्पस के लिए, राइट। और इसके अलावा आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या कहता है? तो नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस। तो देखो, यहां पर यह चीज बताई गई कि एक व्यक्ति को जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जब अरेस्ट किया जाता है, उसे हिरासत में लिया जाता है, तो 3 महीनों से ज्यादा के पीरियड के लिए ना लिया जाए। बट हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, अगर 3 महीनों से ज्यादा के पीरियड के लिए लिया जा रहा है तो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट करे सफिशिएंट कॉज उसके डिटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब बताए वो एडवाइजरी बोर्ड को कि क्यों जो है वो उसे एक्सटेंड जो है वो किया जा रहा है, क्यों उसे और लंबे समय तक हिरासत में रखा जा रहा है उस व्यक्ति को। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 का है, इसने कहा है कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन लिए जो डिटेंशन का जो पीरियड है उसे 3 महीने से 2 महीने तक कर दिया जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इस प्रोविजन को जो है वो लागू नहीं किया गया है, और इसलिए अभी भी 3 महीने का जो प्रोविजन है वो कंटिन्यू है। मतलब कि अभी भी अगर प्रेजेंट केस की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट केस में जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला आता है तो किसी व्यक्ति को जो है वो कितने महीनों तक मैक्सिमम जेल में बंद किया जा सकता है, तो 3 महीने तक तो आपको ध्यान में रखना, 3 months तक बंद किया जा सकता है। बट हाँ, अगर 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ लिया है तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को कम किया गया था, 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था। प्लस ये भी ध्यान में रखना कि इसे अभी लागू नहीं किया, अभी भी 3 महीने वाला क्लॉज लागू है। और हिरासत की अवधि जो है वो कितनी हो सकती है? तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 12 महीने तक ये जा सकती है, राइट। 3 महीने तक तो रखना ही रखना है, और उसके बाद अगर लॉन्गर एक्सटेंड किया जा रहा है तो एडवाइजरी बोर्ड से जो है वो ओपिनियन लिया जाएगा, उसके बाद फिर मैक्सिमम 12 महीने तक जो है वो डिटेन किया जा सकता है, उसे हिरासत में रखा जा सकता है। और लेकिन यदि सरकार को कुछ नए साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो यह अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखना, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को कई बार ड्रैकोनियन लॉ भी जो है वो कहा जाता है, राइट। और पर्सन जो है गाइस, उसे 10 दिन तक बिना उसे चार्जेस बताए कि उसके ऊपर जो है वो क्या चार्जेस लगे हैं, उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने से होता है ना, आपको पता होगा जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस सबसे पहले उसे बताती है कि उसके अरेस्ट होने का क्या कारण है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 10 दिन तक जो है वो उस व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है। बताना चाहे तो बता सकते हैं, बट हाँ, अगर वो नहीं चाहे तो 10 दिन तक नहीं बताएंगे, राइट। अगर वो डिपेंड करेगा अथॉरिटीज के ऊपर, अगर वो चाहे तो 10 दिन तक उसको ये तक नहीं बताएंगे कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। और एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट के सामने जो है वो अपील कर सकता है, हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने, बट हाँ, उसको किसी भी प्रकार का लॉयर जो है वो नहीं दिया जाएगा इस पीरियड के दौरान। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखिए, चिंता जो है वो इस चीज से रिलेटेड क्या है? तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट, राइट। यानी कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए, मतलब कि उसके जो भी वो चाहते हैं उसकी इच्छा अनुसार उसे एक वकील जो है वो मिलना चाहिए, राइट, जो कि उसका केस देखे, उसे डिफेंड करे। बट यहां पर उल्लंघन हो जाता है इस चीज का, और कई बार कानून को मिसयूज किया जाता है इस चीज को देखते हुए, यानी कि मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है ऐसा कहा जाता है। बट आपको भी पता है कि इस फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो है नहीं, राइट। उसके अंदर हम लोग को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, तो ये एक प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। और सेक्शन 50 जो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, राइट, तो इसमें एनी पर्सन अरेस्टेड हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड हैज द राइट टू बेल। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना कि सीआरपीसी के सेक्शन 50 के अंदर ये चीज भी मेंशन्ड है कि किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसे बताया जाएगा
कि क्यों उसे अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पास अधिकार होगा बेल प्राप्त करने का, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। बट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किसी भी प्रकार के ये अधिकार जो है वो उस व्यक्ति को नहीं दिए जाते जो व्यक्ति अरेस्ट होता है। और इन कानून के तहत सरकार उन जानकारियों को रोक सकती है जिन्हें वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध में मानती है, और इस व्यक्ति को जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता है।